डेप्रिसिएशन के चैप्टर को रिवाइज करेंगे। गाइस इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट और हर एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं। सो आपको किसी भी टॉपिक को समझना है उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हो। आज हम पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ आपको रिवाइज कराया जाएगा कि डेप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब हमें सबको क्लियर है गाइस कि डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? बाय इट्स यूज़, हम उसे यूज़ करते हैं, वैल्यू डाउन हो जाती है चीज़ की, या फिर समय के साथ भी कम हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को अपने पास बहुत समय के लिए रखते हो तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, या फिर ऑब्सोलेसिन की वजह से भी। ऑब्सोलेसिन मतलब क्या होता है गाइस? टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी एसेट की वैल्यू डाउन चली जाती है। जैसे LCD टीवी जब आए थे तो बड़े कीमती थे, महंगे थे, लेकिन जैसे ही LED टीवी आया तो LCD की कीमत अपने आप ही डाउन चली गई। सो डेप्रिसिएशन का मतलब हमें समझ आ गया। गाइस थ्योरेटिकल पार्ट पर अलग से वीडियो है डेप्रिसिएशन की, आप उसे देख सकते हो। अब देखो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को गाइस दो नामों से और जाना जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स कॉस्ट मेथड, फिक्स कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन गाइस हमें नॉर्मली क्वेश्चंस में परसेंटेज गिवन होती है, लाइक 10%, 20%, 30%, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज किया जाता है। अब परचेज की एंट्री क्या होती है गाइस और सेल की एंट्री, एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का। वो क्या होता है कि आपने अगर मशीन 1 लाख की खरीदी माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? जैसे स्क्रैप वैल्यू होती है गाइस की ना, कंपनी एस्टिमेट करती है कि अगर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। सपोज करो 10 ईयर, कंपनी ने माना 10 साल हमारे पास मशीन रहेगी, और 10 साल के बाद जब हम इसे कबाड़ी को बेचने जाएंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ की वैल्यू कितनी होगी? कबाड़ी हमें 10,000 दे देगा, तो कंपनी उसे कहती है कि 90,000 रुपये हमें 10 सालों में इकट्ठे करने हैं। तो एवरी ईयर हमें कितना इकट्ठा करना है? 9,000। तो 9,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो वो कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, सो बहुत ईजी सा फॉर्मूला है इसका। अब गाइस हम बेसिक उस पर आते हैं कि जब मशीन खरीदी जाती है तो उसकी क्या एंट्री पास की जाती है। आप जिस डेट पर खरीद रहे हो डेट आएगी यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। सपोज करो आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मशीन में गाइस जो भी अगर आप कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस, आप कोई भी कैरेज चार्जेस, किराया भाड़ा, यानी कि मशीन को चलाने तक के, खरीदने से चलाने तक के जितने एक्सपेंस होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। जैसे आप AC लेके आते हो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करते हो कि मशीन की AC की कॉस्ट हमें इतनी पड़ी। सो कंपनी भी ऐसे ही करती है। अब यहाँ पर जो डेट आती है गाइज वो फाइनेंशियल ईयर, आप कभी भी खरीद सकते हो, 1 अप्रैल को अपना एसेट खरीद सकते हो, लेकिन हमारे अकाउंट्स के हिसाब से हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। इनकम टैक्स के हिसाब से भी यही ईयर होता है, यानी कि हमें 1 अप्रैल को अगर मशीन खरीदी तो हमारा ईयर क्लोज अब अगले साल 31 मार्च को होगा। और अगर ये 2018 है तो 2018 का अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेके कब तक? 2019 का 31 मार्च तक का 1 साल होता है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला इसमें नहीं होता। ओके, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। फुल फॉर्म लिखनी है गाइज, यहाँ पर जल्दी के चक्कर में सारी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी गई है, लेकिन आपको फुल फॉर्म लिखनी है। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। अगर गाइज ये मशीन मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी होती तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता? 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और अक्टूबर के हिसाब से हम मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाते। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम 6/12 करते। सो डेप्रिसिएशन टोटली टाइम पर डिपेंड करता है। अगर यही एसेट मैंने 1 जनवरी को खरीदा होता तो 6 मंथ की जगह 3/12 हो जाता। सो आपको ये फैक्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अभी हमने 1 अप्रैल को खरीदी है तो हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया और इसे बाय बैलेंस CD कर दिया। तो 1 लाख में से 10,000 गए, 90,000 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्लियर है गाइस? ये इस तरीके से क्लोज हो जाता है, बाय डेट बाय बैलेंस CD, और ये क्लोज हो गया। ये एंट्री गाइस नॉर्मल की जाती है। अब इसका अगर बैलेंस BD करेंगे तो कैसे होता है? टू बैलेंस BD 90,000 और 2019 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च के नेक्स्ट डे आप ऑफिस जाते हो और अपनी बुक्स को ओपन करते हो। फिर जब पूरा 1 साल बीत जाता है, 2020 आ गया, आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। कितना लगेगा? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का 10% 10,000 और बैलेंस CD आपका आ जाएगा
90 में से 10 गए 80,000, ठीक है, और क्लोजिंग 90,000। क्लियर है। अब डिमिनिशिंग और स्ट्रेट लाइन में फ़र्क क्या है? डिमिनिशिंग कहता है आपकी करंट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, यानी कि 90 का 10% 9,000 आना चाहिए। डिमिनिशिंग करंट वैल्यू पर कहता है, डिमिनिश्ड वैल्यू पर, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पर। सो ये डिफरेंस हमें डिमिनिशिंग और स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलता है। अब गाइस क्या होता था कि अगर आप ये मशीन सपोज करो बेच रहे होते, कौन सी मशीन? यही वाली मशीन आप बेच रहे हो। कब बेच रहे हो? आप बेच रहे हो 1 अक्टूबर 2019 को। तो बेचने की कौन सी एंट्री होती है गाइस? बेचने की 3 एंट्रीज पास की जाती है। बेचते वक्त 3 एंट्रीज पास की जाती है। फर्स्ट बाय डेप, अगर डेप्रिसिएशन, अगर आपने उसे यूज किया है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। अगर हमने 1 अप्रैल की चीज़ 1 अप्रैल को बेच दी तो कुछ डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। लेकिन हमने अप्रैल के बाद उसे 1 अक्टूबर को बेचा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमने 6 महीने उसे यूज़ किया, तो 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। सो हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर कर रहे हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और 6 मंथ्स का 6/12 5,000 डेप्रिसिएशन दिखा दिया। फिर आप सेकेंड एंट्री करते हो बाय बैंक अकाउंट की कितने की बेची। अगर सपोज करो आपने ये 70,000 की बेची है, सो अब आप उसको दिखाओगे कि आपको इसे बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो बाय, हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस? 90,000 में से अगर आपने उसे 5,000 का यूज़ कर भी लिया तो भी 85,000 वैल्यू है। डेप्रिसिएशन लेस करके 85,000 वैल्यू है, लेकिन आपने उसे 70 का बेचा, तो यानी कि 15,000 का हमें क्या हुआ है गाइस? लॉस हुआ है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 15,000 का, और ये हो गया क्लोज। अगर यही प्रॉफिट हो रहा होता, यहाँ पे मैंने 70 की जगह हमने वही चीज़ 95 की बेची होती, हमें प्रॉफिट हो रहा होता, तो हम उसे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट उस अमाउंट को यहाँ दिखाते और आप फिर देखते कि यहाँ की टोटलिंग और यहाँ की इक्वल आनी चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ की टोटलिंग भी हमारी 90 आ रही है और यहाँ की भी 90 आ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो गाइस, बेचने की भी एंट्री हो गई। अब आप देखोगे कि मशीन अकाउंट में खरीदने की भी एंट्री होती है, बेचने की भी, और कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 या 3 मशीन हमारे पास होती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है, बेचना भी है, ये सब। तो कंपनी ने उसको सॉल्व किया मैटर को, और कंपनी ने बोला कि भाई इस अकाउंट को सॉल्व करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट बना दो। ये क्या था कि हमें डेप्रिसिएशन को यहाँ नहीं दिखाना, हमें डेप्रिसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में दिखाना है। सिंपल, कहाँ दिखाना है? प्रोविजन अकाउंट में। सो आप जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, वो मशीन 1 लाख की है तो कॉस्ट उसकी बैलेंस सीधी 1 लाख ही रखो, और डेप्रिसिएशन को यहाँ से 10,000 हटाकर कहाँ डाल दो? प्रोविजन में, और फिर उसको बैलेंस सीडी कर दो। सो प्रोविजन अकाउंट बहुत नॉर्मल सा है गाइस। इसमें आप मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और उसे क्लोज करते हो, फिर उसका अगेन बैलेंस बीडी कर लेते हो, बाय बैलेंस बीडी। कितना? यही अमाउंट यहाँ आ जाता है 10,000, और फिर आप अगेन उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। जो डेट गाइस आप यहाँ मेंशन करते हो वही यहाँ होती है, ठीक है। बट फर्क क्या होता है? प्रोविजन में हम डेप्रिसिएशन को जोड़ते हुए चलते हैं, यानी कि ये नहीं कि 1 साल का था तो अब ये गायब हो गया, अब नया लगेगा, नहीं, हम उसे बैलेंस सीडी करके बीडी भी करते हैं। सो आप जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसका अमाउंट जुड़ता रहता है, यानी कि हमने एक नया डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया और उसमें हम उस डेप्रिसिएशन को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हम प्रोविजन में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को जोड़ते रहते हैं, और हमारे पास एक्चुअल पता चल जाता है कि मशीन पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। और मशीन अकाउंट बहुत सिंपल हो जाता है, जितने की आपने खरीदी बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, वही मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी होती रहती है, ठीक है। और जब आपको मशीन बेचनी होगी, आप यहाँ से उस प्रोविजन, उस मशीन पर लगा हुआ डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। सो जो भी डेप्रिसिएशन होगा यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप उसे बेचने की नॉर्मल तीनों एंट्री करोगे। पहली जो एंट्री होगी, क्योंकि अब हम मशीन में डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, तो प्रोविजन से ट्रांसफ़र होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो प्रोविजन भी हो गया अब हमारा। गाइज, इसके लिए आपको बुक में ज़रूर एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। ओके, नाउ कंपनी अभी भी खुश नहीं हुई कि भाई प्रोविजन निकाल दिया तो भी उनको लगा कि सेल परचेज बहुत हो रहा है, तो उन्होंने उसको भी सिंप्लीफाई किया। उन्होंने कहा सेल की जो ये 3 एंट्री होती है, जो मशीन आप बेचते हो, कंपनी क्योंकि बहुत सारी मशीनरी मेंटेन करती है, बहुत बड़ा उसका अकाउंट बनता है,
बहुत उसके अकाउंट में झोल हो जाता है, तो कंपनी ने कहा कि बेचने वाला पार्ट भी ना निकाल दो इस अकाउंट से। तो उन्होंने इसका क्या तरीका अपनाया, उन्होंने कहा ये तीनों एंट्री अब हम एक नया अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे और उसमें करा करेंगे। आप ये मशीन बेचने वाले हो, इसी को ले जाओ। उन्होंने कहा इस मशीन को बेचोगे ना, इसको ले जाओ। सो अब इसकी मशीन की वैल्यू कितनी है, BD। क्यों इतनी ही लिखी मैंने, 1 लाख क्यों लिखी, 90 क्यों नहीं, क्योंकि हम प्रोविजन मेंटेन करके चल रहे हैं। तो मशीन की वैल्यू जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वही CD वही BD होती रहती है। अब आप अगर इसे बेचने निकलोगे तो आपको बस इसे ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। कितना, 1 लाख। अब ये वैल्यू जो इधर क्रेडिट है यहाँ एसेट डिस्पोजल में टू मशीन अकाउंट से आ जाएगी 1 लाख। अब आप यहाँ से जो डेप्रिसिएशन आपने मशीन में ट्रांसफ़र किया था वो अब कहाँ ट्रांसफ़र होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, और बेचने की एंट्री हमें पता है बाय बैंक अकाउंट, पहला डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन की जगह हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ से पैसा आया है डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट, बाय बैंक अकाउंट जितने की बेची, और अगर प्रॉफिट कमाया या लॉस अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम वो मेंशन कर देंगे। सो सेल की तो हमें 3 एंट्री होती है वो पता चल गई है, लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या था, बेसिकली मशीन को बेचने के लिए एक नया अकाउंट बनाया गया। उन्होंने कहा इसमें बहुत हौच पौच हो जाता है, इसलिए एक न्यू अकाउंट बनाओ। मशीन अकाउंट में अब सिर्फ खरीदा हुआ दिखाया जाएगा, बेचा हुआ भी एक नए अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो उन्होंने मशीन अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके और इजी बना दिया, बट यही पार्ट हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। सो गाइज ये था डेप्रिसिएशन की रिवीजन, जो कि मैं कहूँगी कि फुल कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जो 1 बाय 1 आपको वीडियोस को देख के कंप्लीट करने हैं। बस ये एक क्विक रिवीजन थी कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, अगर आपने चैप्टर करी है सो आप इससे उसे देखकर एक बार रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू गाइज।